नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। मेज पर रखा फोन थरथराया और काम की रिपोर्ट में उलझे कोल ने आदतन उसे उठा लिया। एक गुमनाम मैसेज, न कोई नाम, न तस्वीर, न कोई पुरानी बातचीत। लास प्रिसास रेस्टोरेंट, पीछे वाली टेबल। अगर सच जानना चाहते हो तो अभी जाओ। एक पल के लिए उसे लगा कि यह कोई गलती है, किसी तरह का स्पैम। लेकिन उस वाक्य में कुछ ऐसा था जिसने उसकी सांसें रोक दी। सीधा सपाट लहजा, तीखे विराम चिन्ह, जैसे कोई अच्छी तरह जानता हो कि वह क्या कर रहा है। सच, यह शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। सच। कोल कुछ सेकंड तक स्थिर रहा, स्क्रीन को ऐसे घूरता रहा जैसे वह कुछ समझा सकती हो। उसने कुछ नहीं समझाया, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी। अंदर ही अंदर वह जानता था कि इसका ताल्लुक और वनेसा से है। वनेसा ने कहा था कि वह कुछ घंटे अपनी मां के घर बिताएगी। यह सामान्य लग रहा था, कोई ब्यौरा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। उसने कार की चाबियां उठाईं और निकल गया। रास्ते में उसका दिल सीने में एक अजीब जोर से धड़क रहा था, जैसे वह उस चीज का अंदाजा लगा रहा हो जिसे उसकी आंखों ने अभी तक देखा नहीं था। लास ब्रिसास बस कुछ ही मिनट की दूरी पर था। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां वह और वनेसा सालों पहले खास डिनर, जन्मदिन और जश्न के लिए जाया करते थे। उस रात फोन पर उस चेतावनी के साथ वहां पहुंचना, सब कुछ उनकी अपनी ही कहानी का एक बिगड़ा हुआ रूप लग रहा था। उसने कार थोड़ी दूरी पर पार्क की और बाहर निकलने से पहले कुछ सेकंड तक उस जगह को देखता रहा। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जो मायने रखता था वह अंदर था। वह सावधानी से अंदर गया। वह अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं नहीं कराना चाहता था। उसने कर्मचारियों से नजर बचाई और किनारों से होते हुए चला, एक ऐसी शांत जगह की तलाश में जहां से वह पीछे की टेबल देख सके। और फिर उसने वो देख लिया। जिस पल उसकी आंखों ने उस दृश्य को पकड़ा, वक्त जैसे थम सा गया। वनेसा पीछे की टेबल पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, वैसी मुस्कान जो वह तब देती थी जब वह सहज महसूस करती थी। वह अपने सामने बैठे आदमी की किसी बात पर हंसी, एक ऐसा शख्स जिसे कोल ने पहले कभी नहीं देखा था। सलीखे से कटी दाढ़ी, संवारे हुए बाल, महंगे कपड़े। उन दोनों की जिंदगी में कोई आम इंसान नहीं था, लेकिन वहां वनेसा के सामने बैठा वह बहुत अपना सा लग रहा था। उनके बीच की नजदीकी साफ झलक रही थी। हाव भाव, दबी हुई हंसी, जिस तरह से वह अपने गिलास को छू रही थी और फिर अपने बालों को संवार रही थी। फिर वो हुआ। वनेसा आगे झुकी और उसे चूम लिया। कोल ने मुश्किल से थूक निकला। उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठी। फोन पर उसकी पकड़ कस गई, लेकिन वह कैमरा खोलने के लिए काफी स्थिर रहा। उसने एक तस्वीर ली, सिर्फ एक। काफी थी। छवि रिकॉर्ड हो चुकी थी। उसने फोन वापस अपनी जेब में रखा और जलती हुई आंखों से चुपचाप वहां से चला गया। वह बस वहां से निकलना चाहता था। वह कोई तमाशा नहीं करेगा, कोई सफाई नहीं मांगेगा। यह अब सामना करने के बारे बारे में नहीं था। यह देखने, समझने और स्वीकार करने के बारे में था। वह पीछे के दरवाजे से निकला और कार की तरफ उनके ऐसे कदमों से बढ़ा जो जरूरत से ज्यादा भारी लग रहे थे। उसका सीना अब भी जकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गीली होने के बावजूद उस इंसान की दृढ़ता लिए हुए थीं जो अभी अभी एक नई हकीकत से जागा हो। बाहर कार में बैठने से पहले उसने सहज ही मुड़कर रेस्टोरेंट की तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वनेसा के साथ वाला आदमी उसे देख चुका था। अब वह आदमी उसकी तरफ झुका, उसके कान में कुछ
फुसफुसा रहा था। वनेसा के हाव भाव तुरंत बदल गए। वह गंभीर हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें बाहर निकलने की दिशा में तलाश कर रही थीं। उसका शरीर ऐसे तन गया जैसे अपराध बोध की एक लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई हो। लेकिन वह उठी नहीं। वह वहीं बैठी रही, डिनर जारी रखने का नाटक करती रही, जबकि कुछ साफ तौर पर बदल चुका था। कोल बाहर खड़ा यह सब दूर से देख रहा था। उस पल उसे यकीन हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया है। दर्द किसी धमाके की तरह नहीं आया, वह एक खालीपन की तरह आया। एक ऐसा एहसास कि साल, वादे, यात्राएं, पुरानी तस्वीरों में मुस्कुराहटें, यह सब कुछ एक चट्टान से धकेल दिया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में क्या कहा जाएगा। उसने देख लिया था, उसने उसे चूमा था, और इससे भी बढ़कर जिस आदमी के साथ वह थी, वह अच्छी तरह जानता था कि कोल कौन है, जानता था कि वह क्या कर रहा है, जानता था कि उसे देखा जाएगा, और फिर भी उसने योजना को आगे बढ़ाया। गुमनाम मैसेज अब ज्यादा समझ में आने लगा था। वह डिनर, वह चुंबन, सब कुछ सुनियोजित लग रहा था। लेकिन वजह अब भी उसकी समझ से परे थी। यह समझने के लिए अभी बहुत जल्दी थी। उस पल कोल सिर्फ इतना जानता था कि उसकी जिंदगी अभी अभी बदल गई है, और वनेसा, जो इतने सालों से उसकी पत्नी थी, ने एक दूसरा रास्ता चुना था, और उसे एक योजनाबद्ध, सोचे समझे तरीके से धोखा देने का फैसला किया था, बिना एक बातचीत की शालीनता के भी। उस रात कोल घर लौटा। मेज हमेशा की तरह सजी हुई थी। उसकी प्लेट अब भी बर्तन सुखाने वाली रैक में रखी थी। हॉलवे की लाइट जल रही थी, जैसे कि दिन किसी और दिन की तरह ही खत्म होगा। लेकिन वह जानता था कि वह रात फिर कभी वैसी नहीं होगी। वह सूखी आंखों से हॉलवे की तस्वीरों के पास से गुजरा। वह आराम कुर्सी पर बैठ गया, और बिना किसी मैसेज का जवाब दिए, बिना किसी को फोन किए घंटों चुप रहा। उसके अंदर कुछ खामोश हो गया था, कुछ ऐसा जो शायद फिर कभी उसी तरह से बात नहीं कर पाएगा। और सबसे क्रूर बात यह थी कि जो कुछ उसने देखा था, उसके बाद भी वह अब भी उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। माफ न करने की इच्छा के बावजूद, यह न जानते हुए भी कि वह क्या करेगा, उसका कोई हिस्सा अब भी ताले में चाबी की आवाज सुनने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन वह वापस नहीं आई, और अंदर ही अंदर यही आखिरी पुष्टि थी। कोल अलार्म बजने से पहले ही जाग गया। उसका शरीर साबुत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे रात भर पीटा गया हो। उसके बगल में बिस्तर अछूता रहा, जैसा कि रेस्टोरेंट से लौटने के बाद से था। एक पल के लिए उसने सफाई मांगने, यह कहने के लिए एक मैसेज भेजने पर विचार किया कि वह जानता है। लेकिन उस दृश्य की याद मजबूती से लौट आई, और संपर्क करने की किसी भी इच्छा का गला घोंट दिया। वह रसोई में गया, एक सादी कॉफी बनाई, और बैठ गया, इस उम्मीद में कि यह सब बस एक गुजरती हुई गलती थी, कुछ ऐसा जिसे सुधारा जा सकता था। इसके बजाय उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह वनेसा का एक मैसेज था, ठंडा, सीधा, भावनाहीन। उसने बताया कि वह तलाक चाहती है, और अब से कोई भी बातचीत सिर्फ वकीलों के जरिए होगी। कोई सफाई नहीं, बातचीत की कोई कोशिश नहीं, बस एक आदेश, जैसे कि कोल एक अजनबी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन में एक असुविधाजनक जगह घेरे हुए हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से तय था, जैसे वह हफ्तों से इस पल के लिए तैयार थी। संदेह या पछतावे का जरा सा भी संकेत नहीं था। पूरी शादी अचानक फोन स्क्रीन पर एक छोटे से टेक्स्ट में सिमट गई थी। कोल ने मैसेज को कई बार पढ़ा, और फिर से पढ़ा। यह रहा,
उसने अपने दम पर फैसला कर लिया था और बातचीत की किसी भी संभावना को मिटा दिया था। यह निष्कासन का एहसास था, शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक। उसने एक गहरी सांस ली और जवाब नहीं दिया। उसने दिन को व्यावहारिक चीजों को संभालने में बिताया। उसने एक भरोसेमंद दोस्त द्वारा सुझाए गए एक वकील से संपर्क किया। उसका नाम कैरोलीन ब्रूक्स था, जो अपनी दृढ़ता और निष्पक्षता के लिए जानी जाती थी। बिना लाग लपेट के उसने विवरण सुना और तुरंत पहले कदम तैयार किए। कोल ने सब कुछ सौंप दिया। वनेसा के मैसेज के स्क्रीनशॉट, रेस्टोरेंट में ली गई तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट के प्रिंट आउट, खर्चों के रिकॉर्ड और जुड़े हुए अनुबंध। कैरोलीन को बहुत ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बस सुना और पहेली के टुकड़ों को जोड़ा। कार्य योजना स्पष्ट थी। अगर वनेसा बातचीत बंद करना चाहती थी, तो वह रिश्ते तोड़ देगा। उसी दिन कोल ने उन अतिरिक्त कार्डों को रद्द कर दिया जिनका वह इस्तेमाल करती थी। एक किराने के सामान के लिए था, दूसरा सब्सक्रिप्शन के लिए। उसने जिम की फीस, स्ट्रीमिंग सेवाओं को भी निलंबित कर दिया और हर उस पासवर्ड को बदल दिया जिस तक उसकी पहुंच थी। एक एक करके उसने साझा पहुंच को उस व्यक्ति की सटीकता से रद्द कर दिया जो पहले से ही खराब हो चुके सिस्टम को निष्क्रिय कर रहा हो। इनमें से कोई भी कार्रवाई गुस्से में नहीं, बल्कि केंद्रित शांति के साथ की गई थी। वनेसा के हर फैसले के परिणाम थे और वह बस ठीक वही कर रहा था जो उसने खुद अनुरोध किया था। कैरोलीन ने सलाह दी कि हर चीज का दस्तावेजीकरण किया जाए और जो भी वकील वह नियुक्त करे, उसे आधिकारिक तौर पर सूचित किया जाए। 2 दिन बाद कोल को पहला औपचारिक संपर्क मिला। नाम था मार्टिन हेल। लहजे में करिश्माई, लेकिन शब्दों में आक्रामक। ईमेल में आपातकालीन वित्तीय सहायता की मांग की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि वनेसा ने बुनियादी संसाधनों तक पहुंच खो दी थी और जब तक कानूनी प्रक्रिया स्थापित नहीं हो जाती, तब तक उसे तत्काल मुआवजे की आवश्यकता थी। कोल ने सामग्री कैरोलीन को भेज दी, जिसने एक सरल, सीधे दस्तावेज के साथ जवाब दिया। साथ में वनेसा का मूल संदेश था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि उसने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था कि सभी संचार औपचारिक रूप से संभाले जाएं और कोल ने केवल उसकी मांगों का पालन किया था। कोई अप्रत्याशित कटौती नहीं थी, कोई आश्चर्य नहीं था। तारीखों और समय के साथ सब कुछ वहां कदम दर कदम था, लेकिन इसका असर दफ्तरों से बाहर भी फैला। आपसी दोस्त, परिवार के सदस्य और यहां तक कि वे परिचित भी जो उससे मुश्किल से ही बात करते थे, सामने आने लगे। उसके फोन पर संदेश, छोटी फोन कॉल, बात करने के लिए बैठकें तय करने की कोशिशें। ज्यादातर ने एक ही बात कही कि वह बहुत कठोर हो रहा है, कि सब कुछ के बावजूद उसे कुछ स्तर का समर्थन बनाए रखना चाहिए, कि उसे हर चीज को हद तक ले जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ने अतीत को एक तर्क के रूप में इस्तेमाल किया। उन सब चीजों के बारे में सोचो जो तुमने एक साथ जी हैं, उन्होंने कहा। दूसरों ने वनेसा की छवि की अपील की, जैसे कि वह कोई ऐसी व्यक्ति हो जो बस अपना रास्ता भटक गई हो। उनमें से किसी ने भी वह नहीं देखा था जो उसने देखा था। उनमें से किसी ने भी उस संदेश को वैसे नहीं पढ़ा था जैसे उसने पढ़ा था। वहां कोई भी इतनी सटीकता से विश्वासघात का स्वाद नहीं जानता था। कोल ने खुद को सही नहीं ठहराया। उसने बस अपना फैसला बनाए रखा। चुप्पी कहानी में बची हुई थोड़ी सी गरिमा को बनाए रखने का सबसे सुरक्षित तरीका बन गई। कैरोलीन ने हार न मानने के महत्व पर जोर दिया। जब भावनात्मक हेरफेर से निपटना हो, तो दृढ़ता और कमजोरी को अलग करने वाली रेखा बहुत पतली होती है। और उस समय यह पहले से ही स्पष्ट था कि किसी भी तरह की ढील को प्रक्रिया के दौरान उसके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह पता लगाना था कि वनेसा ने एक पुराने भूले हुए संयुक्त खाते तक पहुंचने की कोशिश की थी,
जो अभी भी एक छोटे बैंक में मौजूद था, जिसमें एक अच्छी खासी रकम थी। एक ऐसी चाल जो अगर किसी का ध्यान नहीं जाता, तो कोल को नुकसान में डाल देती। लेकिन कुछ भी किसी का ध्यान नहीं गया। सीमाओं को पार करने के हर प्रयास को रिकॉर्ड किया गया और मामले में संलग्न किया गया। धीरे धीरे कोल यह समझने लगा कि यह अलगाव सिर्फ वैवाहिक नहीं था, यह सिद्धांतों का अलगाव था। जबकि वह एक साथ बनाए गए जीवन के टुकड़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था, वनेसा ऐसे चल रही थी जैसे वह अतीत को जल्दबाजी में मिटा रही हो, जैसे कि वह एक बाधा बन गया हो। जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, वह था प्रतिरोध। और जिसकी दूसरों ने भी उम्मीद नहीं की थी, वह यह था कि कोल घायल होने के बावजूद इतनी स्पष्टता रखेगा। जो कभी सदमे में एक आदमी था, वह अब फिर से शुरू करने को तैयार कोई बन गया था। भले ही इसका मतलब एक शत्रुतापूर्ण तलाक की टूट-फूट से गुजरना हो। दर्द रोजाना था, लेकिन उसके पीछे आत्मसम्मान को फिर से हासिल करने का एक बड़ा फैसला था। और उस समय यह किसी भी शादी से ज्यादा मूल्यवान था। वकीलों और औपचारिक नोटिसों के आदान प्रदान के हफ्तों बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। कोल, जो हमेशा बातचीत को पहले विकल्प के रूप में मानता था, खुद को याचिकाओं, दस्तावेजों और सुनवाइयों में डूबा हुआ पाया। कैरोलीन ने सब कुछ सटीकता से संभाला। वह जानती थी कि कहां दबाव डालना है, कौन से सबूत पेश करने हैं, कौन सी रणनीति अपनानी है। अदालत में भेजे गए प्रत्येक आइटम के साथ कालानुक्रमिक रिकॉर्ड और सबूत थे। कुछ भी ढीला नहीं छोड़ा गया था। सीधे संचार को समाप्त करने वाले वनेसा द्वारा भेजे गए संदेश ने बचाव का मुख्य हिस्सा बन गया। इसके साथ ही बैंक स्टेटमेंट, रद्दीकरण के सबूत, पुराने खाते को स्थानांतरित करने के प्रयास की रिपोर्ट और विशेष रूप से रेस्टोरेंट की तस्वीर, चुंबन की छवि मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसका उपयोग हमले के रूप में नहीं, बल्कि संदर्भ स्पष्टीकरण के रूप में किया गया। इसने जज को यह दिखाने का काम किया कि कोल ने आवेग में प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि जो उसने देखा, महसूस किया और स्पष्ट रूप से समझा, उसके आधार पर प्रतिक्रिया दी। दूसरी ओर, मार्टिन हेल ने वनेसा को वित्तीय परित्याग की शिकार के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश की। उसने अतिदेय बिल, संचित ऋण और समर्थन प्राप्त करने के कथित प्रयास प्रस्तुत किए, जिन्हें कथित तौर पर अनदेखा कर दिया गया था। लेकिन कहानी अपने ही आंकड़ों पर लड़खड़ा गई। जज ने ध्यान देते हुए देखा कि अलगाव और संबंध तोड़ने का आदेश उसकी ओर से आया था। यह तर्क कि वनेसा वित्तीय संसाधनों के रुकने से हैरान थी, कैरोलीन द्वारा संकलित प्रिंट और समय सीमा के सामने कमजोर पड़ गया। प्रत्येक रद्दीकरण की तारीख उस संदेश के बाद की थी, जहां उसने खुद दूरी की मांग की थी। जिसे अन्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वह तार्किक परिणाम के रूप में सामने आया। यह वह क्षण था जब अदालत के बाहर हमले शुरू हुए। कोल, बाकी सब कुछ के अलावा, एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का मालिक था, जो वनेसा से मिलने से सालों पहले बनाई गई थी। प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में एक ठोस ब्रांड, जिसके अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध थे, और एक वफादार टीम थी, जो उसे न केवल एक नेता के रूप में, बल्कि दृष्टि और अखंडता के एक उदाहरण के रूप में भी सराहती थी। और यह ठीक यही साम्राज्य था जो शांत हमलों का निशाना बन गया। कंपनी के आंतरिक चैनलों पर गुमनाम शिकायतें आने लगीं। कथित उत्पीड़न, अनुबंध में हेरफेर और यहां तक कि संसाधनों के डायवर्जन के बारे में अस्पष्ट शिकायतें। कमजोर आरोप, लेकिन जो निवेशकों और बोर्ड के सदस्यों के सामने खतरनाक शोर पैदा कर सकते थे। कोल को निदेशकों में से एक ने चेतावनी दी थी। गुस्से से प्रतिक्रिया करने के बजाय उसने रणनीति का रुख किया। वह सब कुछ कैरोलीन के पास ले आया, जो इस संभावना के लिए पहले से ही तैयार थी। साथ में
उन्होंने औपचारिक प्रतिक्रियाएं आयोजित की, आंतरिक रिपोर्टें एकत्र की, लंबे समय से और वर्तमान कर्मचारियों की गवाहियां संरेखित की, समय सारणी का मिलान किया और प्रत्येक बिंदु का अकाट्य सबूतों के साथ जवाब दिया। कोई भी आरोप पहली जांच में नहीं टिक पाया। उसकी अपनी कंपनी के भीतर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयास ढह गए। लेकिन इसके दुष्प्रभाव आए। कुछ अनुबंध अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए जब तक कि सब कुछ स्पष्ट नहीं हो गया, और उच्च स्तरीय बैठकें उसे पहले से सूचित किए बिना होने लगीं। निर्दोष साबित होने के बावजूद हवा में सावधानी थी। विश्वास एक बार खरोंच लगने पर ठीक होने में हमेशा समय लेता है। गहरा दर्द फैलाए गए झूठ में नहीं, बल्कि उनके मूल में था। कोल जानता था, बिना सीधे सबूत के भी, कि वे हमले बाहर से नहीं आए थे। यह आंतरिक था। पहुंच वाला कोई, मकसद वाला कोई, कोई जो उसे गिरते हुए देखना चाहता था। वनेसा आधिकारिक रूप से दूर होने के बावजूद किनारों से काम कर रही थी, उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, जो उसने उसके जीवन में आने से बहुत पहले बनाया था। सबसे कठिन झटका यह महसूस करना था कि पुरानी मुस्कुराहटों, विस्तृत रात्रिभोजों और समर्थन के शब्दों के पीछे एक मूक रुचि सब कुछ देख रही थी। किसी ऐसी चीज पर कब्जा करने का मौका इंतजार कर रही थी जिसे उसने कभी नहीं बनाया था। एक सुनवाई के दौरान वनेसा जज के सामने रो पड़ी, यह दावा करते हुए कि कोल ने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया, कि उसने एक महिला और एक पत्नी के रूप में उसकी गरिमा छीन ली थी। कैरोलीन ने शांति से अनुमति मांगी और शब्द दर शब्द उस संदेश को पढ़ा जहां वनेसा ने मांग की थी कि सभी संचार केवल वकीलों के बीच हों। उसने वे ईमेल भी संलग्न किए जहां वनेसा ने धोखे से छिपे हुए खातों को स्थानांतरित करने की कोशिश की थी। जज ने यह सुनने पर अपना चश्मा उतारा, एक लंबा विराम लिया और दृढ़ता से कहा कि वह अपनी अदालत में भावनात्मक हेरफेर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने पुष्टि की कि वनेसा की वित्तीय अस्थिरता उसके अपने फैसलों का सीधा परिणाम थी, दोनों कानूनी और नैतिक। इस क्षण ने एक निश्चित मोड़ दिया। भूमिकाओं को उलटने का प्रयास विफल हो गया, और जो बचा था वह वही था जो हमेशा सबके सामने था। एक धोखा खाया हुआ आदमी जिस पर अदालतों के बाहर हमला किया गया, जो उसने वर्षों के बलिदान से बनाया था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। आरोप बंद हो गए। उसकी तरफ से कानूनी टीम का रुख बदल गया। हमले कम होने लगे। लेकिन कोल के अंदर कुछ पहले ही बदल चुका था। आत्मविश्वासी, उदार और खुले विचारों वाला उद्यमी कोई ऐसा बन गया था जो हर शब्द को तौलता था, हर व्यक्तिगत अनुबंध की समीक्षा उसी सावधानी से करता था जिसका उपयोग वह व्यवसाय में करता था। विश्वास एक बार बिखर जाने पर कवच बन गया। इस सारी गड़बड़ी के बीच भी कोल ने अपना संयम बनाए रखा। उसने अनावश्यक प्रतिशोध से परहेज किया। वह शालीनता के साथ आगे बढ़ता रहा, गर्व के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह समझता था कि जहर से जवाब देने से केवल उस चक्र को लंबा किया जाएगा जिसे वनेसा ने शुरू किया था। वह जानता था कि वह कौन है। वह जानता था कि उसने क्या बनाया है, और वह यह भी जानता था कि कोई भी भाग्य फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन मन की शांति तभी संरक्षित होती है जब आप खुद को नीचे नहीं गिराने का चुनाव करते हैं। मुकदमा मंगलवार दोपहर को समाप्त हुआ। महीनों की खींचतान, गवाहियों, मूक टकरावों और तकनीकी रिपोर्टों के बाद फैसला एक तटस्थ, सीधे लहजे में बिना किसी नाटकीय विराम के पढ़ा गया। कोल ने हर शब्द को एक दृढ़ भाव के साथ सुना। उसकी आंखें जज पर टिकी हुई थीं, बिना पलक झपकाए। न तो उत्साह का कोई संकेत दिखा रहा था
और न ही निराशा का। वहां जो मायने रखता था, वह अब जीत की औपचारिकता नहीं थी। यह उस बात की कानूनी मान्यता थी जिसे वह लंबे समय से जानता था कि उसने शुरू से अंत तक गरिमा के साथ काम किया था। यहां तक कि जाल, हमलों और फंदों के सामने भी फैसला साफ था। वनेसा कोल की कंपनी में किसी भी स्वामित्व हिस्सेदारी का अधिकार खो देगी, क्योंकि उसने उससे मिलने से सालों पहले इसकी स्थापना की थी। और जो कुछ भी उनके पास संयुक्त रूप से था, उसे शादी के दौरान किए गए उचित निवेश अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा। जज और आगे बढ़े। प्रक्रिया के दौरान वनेसा द्वारा अपने नाम पर संपत्ति छिपाने के प्रयास को बदनीयति के रूप में व्याख्यायित किया गया। उसके नाम पर एक संपत्ति जो 2 साल पहले विवेकपूर्ण तरीके से खरीदी गई थी और कभी घोषित नहीं की गई थी, कैरोलिन की टीम द्वारा की गई एक जांच की बदौलत सामने आई। इस चाल की खोज ने जज को एक सुधारात्मक उपाय पर फैसला करने के लिए प्रेरित किया। एक निर्धारित अवधि के लिए किसी भी पर्याप्त गुजारा भत्ते को निलंबित कर दिया। दी गई रकम प्रतीकात्मक थी, बस बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, बिना उस जीवन शैली को बनाए रखने के जिसकी वह आदी थी। यह वह क्षण था जब नखाब आखिरकार पूरी तरह से फिसलने लगा। वनेसा, जो पहले मुद्रा और भाषण में त्रुटिहीन थी, असंतुलन के संकेत दिखाने लगी। वह प्रेस से बचते हुए सुनवाई से निकली, किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया। और प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहली बार वह अपने वकील के साथ नहीं देखी गई। अगले दिनों में कोल ने बातें सुनना शुरू कर दिया, कुछ विवेकपूर्ण, कुछ कम। एक आपसी परिचित, कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों सामाजिक हलकों में अच्छी तरह से घूमता था, ने उससे कॉफी के लिए मिलने के लिए कहा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोल सम्मान करता था, लेकिन जिससे कभी ज्यादा घनिष्ठता नहीं थी। उसने निमंत्रण उत्सुकता से ज्यादा स्नेह से स्वीकार किया। बातचीत तटस्थ विषयों से शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही सीधे मुद्दे पर आ गई। जब उसे एहसास हुआ कि कोल को अब परिचय की आवश्यकता नहीं है, उसने समझाया कि जिस आदमी के साथ वनेसा को रेस्टोरेंट में देखा गया था, जिसने उसे चूमा था और कोल को खिड़की के दूसरी तरफ देखा था, उसका नाम चेज रेनॉल्ड्स था। एक वित्तीय सलाहकार, आकर्षक, हमेशा अच्छी तरह से तैयार, उन्हीं लग्जरी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जाना जाता था जहां वनेसा कोल के साथ जाया करती थी। वृत्तांत के अनुसार चेज उस रात कोल के फोन पर गुमनाम संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार था, करुणा से नहीं, बल्कि स्वार्थी हित के लिए। वह चाहता था कि कोल को पता चले, चाहता था कि वह देखे, अलगाव पैदा करना चाहता था। चेज प्यार में था, या कम से कम ऐसा मानता था। उसने सोचा कि कोल को समीकरण से हटाकर उसे अमीर औरत का नया साथी बनने का मौका मिलेगा, जिससे उसे पैसे, प्रतिष्ठा और बनी बनाई जिंदगी तक पहुंच हासिल होगी जो वह पेश करती दिख रही थी। लेकिन चेज ने हर चीज का गलत अंदाजा लगाया था। वह नहीं जानता था कि वनेसा अपनी ज्यादातर संपत्ति तक पहुंच खो देगी। वह नहीं जानता था कि कंपनी पूरी तरह से कोल की थी, पिछले समझौतों द्वारा संरक्षित, कानूनी रूप से परिरक्षित। वह यह भी नहीं जानता था कि वनेसा ने प्रक्रिया के दौरान गलतियां की थीं जो उसे लगभग खाली हाथ छोड़ देंगी। और जब उसे यह सब पता चला तो वह पीछे हट गया। फैसले के कुछ दिनों बाद ही रोमांस खत्म हो गया। वह बिना किसी स्पष्टीकरण के उसके जीवन से गायब हो गया। संदेशों को हटा दिया, संपर्क से बचा और उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। वनेसा, बिना किसी गारंटीकृत संपत्ति के, बिना किसी साथी के और एक धूमिल प्रतिष्ठा के साथ एक कठोर वास्तविकता का सामना कर रही थी। संचित बिल, अस्वीकृत क्रेडिट कार्ड और एक ऐसा नाम जो अब आसानी से दरवाजे नहीं खोलता था।
कोल को धीरे धीरे सब कुछ पता चला। इनमें से किसी ने भी उसे मुस्कुराने पर मजबूर नहीं किया। उसे उसके पतन पर खुशी नहीं हुई। उसे उसकी गिरावट देखकर आनंद महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अंदर ही अंदर जो उसने खोया था वह किसी भी बदले से ज्यादा बड़ा था, जो मुआवजा दे सकता था। सच जब आता है तो दर्द देता है, लेकिन उसके बाद की खामोशी और भी ज्यादा दर्द देती है। लगातार रातों तक उसने सोचा कि अगर किसी भी मोड़ पर उसने सच बताने का चुनाव किया होता, अगर उसमें यह कहने की हिम्मत होती कि प्यार खत्म हो गया है, अगर उसने सम्मानपूर्वक चीजों को समाप्त करने का चुनाव किया होता, तो सब कुछ कितना अलग हो सकता था। लेकिन उसने वह नहीं चुना। उसने शॉर्टकट पसंद किया। छिपा हुआ चुंबन, छद्म फुसफुसाहट, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बनाई गई योजना को पसंद किया जिसने उसमें केवल अवसर देखा। वनेसा ने जिसे भी हेर-फेर करने की कोशिश की, वह उसी के खिलाफ हो गया। चेज ने जो कुछ भी जीतने की कोशिश की, वह दिनों में ढह गया। और जो बचा था, वह कच्ची समझ थी कि जब आप झूठ और महत्वाकांक्षा की नींव पर कुछ बनाते हैं, तो जमीन हमेशा धंस जाती है। कोल बिना किसी नुकसान के बाहर नहीं निकला, लेकिन वह पूरा बाहर निकला। उसने शादी खो दी, विश्वास खो दिया, नींद खो दी और अपनी खरोशी का एक हिस्सा खो दिया। लेकिन उसने अपना ज़मीर साफ रखा। वह जानता था कि उसने उस इंसान का सबसे घिनौना चेहरा देखा है, जिसे उसने कभी बेइंतहा चाहा था। फिर भी उसने सच, इंसाफ और खामोशी को अपना जवाब बनाया। क्योंकि कुछ जख्म कोशिशों से भर जाते हैं, पर कुछ को भरने के लिए सिर्फ वक्त और आत्मसम्मान की मरहम ही काम आती है। पैसा, साथी और इज्जत, सब कुछ खोकर वेनेसा अपने ही फैसलों के बोझ तले दबकर रह गई। चेस बिना पीछे मुड़े कहीं गायब हो गया और कोल अब आजाद था। उसने सुकून के साथ एक नई शुरुआत की। उसकी इज्जत और दौलत दोनों महफूज थीं और उसके दिल को आखिरकार करार मिल गया था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।